हीरा जौहरी के लिए हीरा है, शेष के लिए एक आम पत्थर। यदि आप नहीं जानते कि ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग क्या है, लिथोग्राफी क्या है, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि विनीता बंदोपाध्याय कौन है, उसके कार्य क्या हैं, उसकी कार्यशैली क्या है या उसकी उपलब्धियां क्या है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, पर जो मर नहीं सकता या जिसे कोई मार नहीं सकता वह कला है और कलाकार। एक कलाकार सदा जिंदा रहता है अपनी कला में। फर्क बस इतनी है कि उसे देखने के लिए वह नज़र चाहिए और वह नज़रिया, वरना पूरा विश्व धूल मिट्टी पानी और कंकड़ पत्थरों के ढेर के सिवा कुछ भी नहीं। विनीता बंदोपाध्याय किसी पहचान की मोहताज नहीं। 8 मार्च सन 2024 नारी दिवस के अवसर पर सेंटर फॉर लीगल एड ऑफ बांग्लादेश से सम्मानित चित्रशिल्प लेखिका पश्चिम बंगाल भारत की विनीता बंदोपाध्याय के एक साक्षात्कार के लिए 7 जुलाई सन 2024 को जब मैं आंदोल हावड़ा पश्चिम बंगाल भारत स्थित उनके आवास पर पहुंचा तो पाया कि तन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की, पर मन को ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है अपनों की और अपनों के अपनापन की, सानिध्य की, जो आप पाते हैं विनीता बंदोपाध्याय में और उनके पति मुकुल बंदोपाध्याय में। 2.5-3 घंटे की हमारी मुलाकात ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म का बंधन हो। विनीता बंदोपाध्याय ग्रिजली कॉलेज ऑफ एजुकेशन कोडरमा झारखंड की विजुअल आर्ट की सह अध्यापिका, कला भवन विश्व भारती शांति निकेतन से ग्राफिक्स और प्रिंट मेकिंग में MFA है। विनीता बंदोपाध्याय को देश विदेश से मिले सम्मानों की एक लंबी सूची है, सबका उल्लेख करना यहाँ संभव नहीं है। अतः आइए मिलते हैं विनीता बंदोपाध्याय से और जानते हैं उनके कार्य, उनकी कार्यशैली, उनकी उपलब्धियां और लिथोग्राफी के संबंध में। मैम, लिथोग्राफी के बारे में कुछ भी बताने से पहले सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं विनीता बंदोपाध्याय हूँ और ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग में स्नातकोत्तर हूँ विश्व भारती शांति निकेतन से। कला भवन जहाँ आर्ट कॉलेज लोग बोलते हैं, तो हम लोग माने कला भवन उसका नाम है। विश्व भारती शांति निकेतन से मैं स्नातकोत्तर की हूँ इसी सब्जेक्ट को लेकर के, ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग। और रिगार्डिंग लिथोग्राफी ये ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग में ही एक टॉपिक है, ऐसा मान के चलिए। जैसे इसमें इंटेग्रियो से लेकर के आपका जैसे रिलीफ प्रिंटिंग, आपका जाइलोग्राफी, फिर लिनोकार्ट, ये सब कुछ है, बहुत सारा सब्जेक्ट। उसमें से सबसे पसंदीदा मेरा ये लिथोग्राफी है। ये बेसिकली लाइमस्टोन पर इसको बनाया जाता है, ड्राइंग को। ऐसे नहीं जहन में आ जाता है कि स्टोन पर मतलब उसको तराशा जाता है। यहाँ कोई तराशने वाली बात नहीं है। यहाँ ये प्लेन सरफेस को अपने हाथों से बनाया जाता है, क्योंकि दूसरा एक स्टोन से इसको ग्राइंड करके इसका ग्रेन, जैसे नहीं होता है पेपर पर ग्रेन होता है, हम लोग पेंसिल से जब ड्राइंग करते हैं उसमें ग्रेन आता है, ग्रेन रहता है, तो वो ग्रेन को यहाँ पैदा किया जाता है। जैसे दूसरा स्टोन से इसको ग्राइंड करके बालू से, कार्बोरेंडम डस्ट या सैंड, कोई भी चीज से, इसमें आपका पसंदीदा ग्रेन, किस साइज का ग्रेन होगा उसको आप बना सकते हैं। फिर उसके ऊपर कोई भी ग्रीस्ड मटेरियल, जैसे आपका हो गया ग्लास मार्किंग पेंसिल हो गया, तुषे हो गया, कोई भी ऑयली कुछ भी चीज से आप उस पर ड्राइंग किए, कोई भी टेक्सचर लीजिए, कुछ भी। तो वो होने के बाद बेसिकली इसको ऐसे सोचा जाए कि ये सीधा पेनिट्रेटेड होता है उसके अंदर, स्टोन के अंदर, और कुछ रेस्ट देने के बाद उसमें हम लोग गाम अरेबिक या गाम एकाशिया उसको पानी में घोल करके उसमें गामिंग करते हैं। वो क्या होता है, ये हो गया आपका ग्रीस्ड मटेरियल अंदर गया और गाम अंदर गया,
दोनों ही पेनिट्रेटेड होता है। इससे माने इसका एक मेथड ऐसे लीजिए कि तेल कभी पानी में घुलता नहीं और पानी कभी तेल में घुलता नहीं, इसका बस यही बेस है। इसमें जैसे आप ग्रीस एरिया में जहाँ वो पेनिट्रेट किया ना, उसके बाद आप गाम कर दिए। अब जब ये होता है स्पंज, ये समुद्री स्पंज होता है, एकदम चपटा आता है, ये ऑफसेट में भी यूज होता है ऐसा वाला स्पंज। तो इससे इसको डैम्प किया जाता है और फिर रोलर से रोलिंग। रोलर भी मैं दिखा देती हूँ, जैसे ऐसा वाला रोलर, ये लेदर रोलर है। ये रोलर भी मेरा हाथ में बनाया हुआ है। अभी ये लेदर रोलर काफी कीमती भी हो गया। बीच में जब मैं स्टूडियो बना रही थी उस समय ये अवेलेबल भी नहीं होता था, तो उस समय हमने बनाया इसको। तो इस रोलर से जैसे बेड में इंकिंग कर लिए, प्रिंटिंग इंक, और इस पर जब हम डैम्प करके इसको रोल कर रहे हैं तो एकदम इजी साइंस है कि जो पानी वाला एरिया है उसमें इंक छपेगा नहीं, वो खाएगा ही नहीं इंक। तो खाली ग्रीस एरिया जहाँ मेरा ड्राइंग है वहाँ पर ये ग्रीस जो है लग जाएगा, अर्थात ये प्रिंटिंग इंक लग जाएगा। और फिर उसके बाद ये प्रेस के जरिए हम लोग प्रिंट करेंगे। तो इस पर पेपर रखा जाता है, जिस पेपर पर आपको इसको छपना है, और फिर कुछ है पेपर पैक वगैरह डाल करके फिर ये मशीन को जैसे घुमाया जाता है। जैसे ये देखिए रन करेगा, इस तरह रन करता है मशीन। ये तो मैंने जस्ट इसको प्रेशर, यहाँ से प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, अभी उठाया हुआ है, जैसे प्रिंट नहीं करना है इसलिए। तो इस तरह इसके नीचे से ये मूव करेगा, ठीक है। तो एकदम मैनुअल चीज़ है और काफ़ी स्ट्रेनस है, क्योंकि ये बड़ा बड़ा स्टोन जब घिसता है, मतलब काफ़ी मतलब एकदम जिम करने का आपको एहसास होगा कि बहुत खट लिए। तो बस यही है लिथोग्राफी। अच्छा ये बताइए कि लिथोग्राफी में आपका जो दिलचस्पी आया जी, वो कैसे आया? देखिए मैं ना आर्ट कॉलेज में मुझे पढ़ना था। मेरा गुरु गोपीनाथ दास सर थे, वो आते थे, इंडियन आर्ट कॉलेज के थे, और वाटर कलर काफ़ी अच्छा करते थे, तो हम लोग सीखते थे उनसे। तो उन्हीं से हमें पता चला कि आर्ट कॉलेज होता है, इस पर बहुत सारा पढ़ाई किया जा सकता है बचपन में। तो तब से ये था कि मैं आर्ट कॉलेज जाऊंगी। लेकिन मुझे ना दिलचस्पी था मिट्टी का, मैं गुड्डा गुड़िया बनाते बनाते स्कल्पचर में काफ़ी दिलचस्पी मेरा हो गया था। तो मुझे वहाँ स्कल्पचर ही सीखने जाना था आर्ट कॉलेज में, तो वहाँ गई। फिर उसके बाद ना ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग का भी, असल में उस समय ना 5 साल का डिफाइन कोर्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स किया मतलब होता था। तो 2 साल जो है ना ढूंढ के हम लोग हर डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो करते करते क्या हुआ, ये ग्राफिक्स डिपार्टमेंट का जब ये हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिनो कट होता है, वुड कट यानी ज़ाइलोग्राफी कैसे होता है, वो सब सीखे, इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा जागा। फिर स्कल्पचर डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने हमारा डिपार्टमेंट था, तो वहाँ झांकने से भी डर लगता था। ये सब बड़ा बड़ा मशीन, पत्थर सब, और सीरियस सीरियस भैया लोग सब काम करते थे, एप्रॉन वगैरह काली वाली सब लगा हुआ। तो हम लोग ना खूब डरते थे उन लोगों से कि पता नहीं, धीरे धीरे झांकते थे। तो एक दिन डर डर के अंदर गई तो पता चला कि इस तरह का काम होता है। और एक कोई काम कर रहे थे तो उसका टेक्सचर इतना हमको इंटरेस्टिंग लगा ना, उसका बेस, उसका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। तो मुझे कहीं लगा कि मुझे यही सीखना है। दूसरा चीज़ जहन में ये भी काम कर रहा था, पेंटिंग मैं कभी भी कर सकती हूँ, क्योंकि पेंटिंग में सच पूछिए बहुत पेंटर्स हैं, हम माने किसी से कुछ गिला शिकवा नहीं, मगर पेंटिंग का जितना सारा मेथड है उसके बारे में हम लोगों को अलग अलग से सिखाया जाता था शांति निकेतन में। जैसे गुआस हो गया, टेम्परा हो गया, वाश हो गया, बहुत सारा कुछ। हम काफ़ी लोगों को पूछ करके देखे, उसके बारे में पता भी नहीं, लेकिन हम लोग वो सब भी सीख चुके थे उस समय। तो वो सब काम अभी भी मैं करती हूँ, बच्चों को सिखाती भी हूँ। और स्कल्पचर का भी ऐसा है कि उस समय प्लास्टर कास्टिंग तक और ब्रोंज कास्टिंग हम लोग सीखे थे। तो इसको मैं अपना अरेंजमेंट इसका मैं कर सकती थी, मगर ये अरेंजमेंट मुझसे हो पाएगा कभी नहीं मैं सोची थी। तो मुझे लगा कि ये तो कभी नहीं कर पाऊंगी, तो आर्ट कॉलेज में जितना दिन हूँ इस पर काम करती हूँ।
अब जब इस पर काम करना शुरू की तो ऐसा इंटरेस्ट जगा के आज तक छोड़ नहीं पाई। और ऐसा बात है, गनीमत है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि मैं प्रेस वगैरह जुगाड़ करके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाई। यही बात अच्छा है। ठीक है, आप ये बताइए कि इसमें आपको संतुष्टि कितना है? सच पूछिए, काम करके अच्छा लगता है, इस सुकून तक का संतुष्टि पूछिएगा तो मैं खुश हूँ। लेकिन इसके बारे में लोगों के पास जानकारी की कमी दुखदायक है। क्योंकि देखिए, इसका उत्तरदायित्व तो लोगों का नहीं है, आर्टिस्ट लोगों का ही है, जिन्होंने ये काम स्ट्रेनासाइड करके छोड़ दिया। लिथोग्राफी खास करके मैं बता रही हूँ, क्योंकि एचिंग के बारे में लोगों को पूछिएगा तो पता है, लिनोकट वुडकट लोग जानते हैं, लेकिन लिथोग्राफ के बारे में मैं अभी जितना काम कर रही हूँ उतना मुझे पता चल रहा है कि इसके बारे में हमारे पिछला जो जनरेशन मतलब आर्टिस्ट जो काम करके गए या कर भी रहे हैं, वो लोग इंटरेस्ट पे नहीं करते, तो लोग जानते ही नहीं इसके बारे में। लिथो के सामने खड़े होकर के आदमी जो है लिनोकट कर रहा है, दैट मीन्स उसके जहन में लिनो घुसा हुआ है, लिथो के बारे में पता नहीं। तो ये दुखदायक है। दूसरा है मार्केट। ग्राफिक्स इसलिए मार्केट में आया था, माने फाइन आर्ट के फील्ड में, क्योंकि पेंटिंग का कीमत इतना बढ़ता हुआ नजर आ रहा था कि साधारण जो चॉइस है मगर पैसा कम है जिनके पास, वो भी कलेक्ट कर सके, इसलिए इसका एडिशन प्रिंट निकलता है ना। जैसे आप इसमें से प्रिंट कर रहे हैं 6 या 60, आप उसको तय कीजिएगा, आप इसका एडिशन प्रिंट निकाल सकते हैं। तो एडिशन प्रिंट का कीमत कम होता है, हालांकि स्ट्रेन बहुत है इसमें, मगर आप एक ही ड्राइंग का 6 कॉपी निकाल दिए तो उस हिसाब से उसका कीमत जो है बढ़ जाता था। तो इससे क्या है कि साधारण आदमी जो है कलेक्ट करना चाहता है, उसको कलेक्ट कर सकता था। तो ये मार्केट में आया, मार्केट बनाने के लिए। आज मुश्किल ये है, मार्केट इतना खराब चल रहा है कि पेंटिंग का ही कीमत इतना कम हो गया है कि हम लोग का तो सोच लीजिए। तो इस बारे में अगर बोलिएगा सेटिस्फैक्शन तो वो कम ही है। अच्छा। और माने इस नजरिए से देखिएगा तो अदरवाइज काम करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं ना ऐसा परीक्षण इसमें कर रही हूँ, बहुत सारा परीक्षण जो है। एलोइस सेनेफिल्डर जर्मनी में इसको शुरू किए थे। जर्मनी में इसका शुरुआत मैंने हुआ, एलोइस सेनेफिल्डर ने किया था, जो कि वो नाट्यकार वगैरह थे, वो मतलब लिखते थे स्क्रिप्ट वगैरह। तो एक्सीडेंटली ये लिथो वो इजाद किए थे इसका। अच्छा। तो उस समय का लिथो का जो प्रोसेस था, और हमारे यहाँ इंडिया में सोमनाथ होड़ इसको बहुत आगे ले गए, लेकिन आगे ले जाते जाते कहीं जाके तो छोड़े, फिर उस पर काम ही नहीं हुआ। तो उनका आधा अधूरा जो छोड़ा हुआ मेथड्स है, उसको लेके मैं काम कर रही हूँ ताकि इसको आगे बढ़ा सकूँ मैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, ये मुझे पता है। अच्छा। मैं काम कर रही हूँ, यही बात है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आपको काफ़ी पुरस्कार मिला है, काफ़ी सम्मान मिला है, तो इस विषय में कुछ बताइए कि। देखिए, पुरस्कार सम्मान ये सब तो माइलस्टोन है। सच पूछिए कि एक तरह से बोल सकते हैं कि गाड़ी कुछ दूर तक चली, फिर इंजन में तेल भी डालना होता है, तो पुरस्कार उसी का काम करता है। अभी हाल फिलहाल आपको जो पुरस्कार मिला है, एक सम्मान मिला मुझे काफी। देखिए, ऐसे तो अंतर्जातिक पुरस्कार और ये मतलब मिलते आ रहा है, जैसे कुछ हम बता देंगे आपको बाद में, मतलब सब कुछ जहन में आता नहीं हर समय। ऑल इंडिया बेसिस पर जैसे एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में या तो स्टेट एकेडमी अवार्ड वगैरह मुझे मिला हुआ है, गुलबर्गा कर्नाटका से मुझे अवार्ड मिला हुआ है, और हाल फिलहाल में जो सम्मान मुझे मिला बांग्लादेश से। इसमें मैं कह दूं कि बांग्लादेश में जैसे इसके बारे में तो उन लोगों को जब पता चला तो इंटरेस्ट लिए, और एक और ख़ास बात जो कि एज एन आर्टिस्ट नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग उसको करके मैं बहुत खुश हूँ। डीवीसी का जो मदर प्लांट है, एशिया का पहला औद्योगिक क्षेत्र जिसको शिल्प मंदिर से आख्यायित किए थे जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो उसके ऊपर एक म्यूरल है जयपुरी इनलेट टेक्निक में, माने 5000 स्क्वायर फीट का म्यूरल। उतना बड़ा म्यूरल एशिया में कहीं नहीं है, और जयपुरी इनलेट टेक्निक का एक बेशकीमती काम है वो। तो एक समय डीवीसी उसको तोड़ने जा रही थी, क्योंकि कुछ देर पहले ऐसे ही बातों में जो बात आपसे हो रहा था कि गाय अगर दूध नहीं देती तो कीमत खो देती है, तो बात वही है कि जनरेशन बंद हो गया था और वो जगह उन लोगों को चाहिए था, तो उसको वो लोग तोड़ने चले थे। तो इसके बारे में जब मुझे पता चला
तब मैंने एक चिट्ठी लिखी मैंने डीवीसी में कि उसमें असल में नंदलाल बोस का लेआउट से सुरेंद्रनाथ कौर के हाथों से उसका नक्काशी हुआ था। तो ये एक हेरिटेज है, बेसिकली आर्ट हेरिटेज। और मेथोडिकली आप देखिए तो औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर भी अगर देखिएगा तो वो हेरिटेज है, इंडस्ट्रियल हेरिटेज। तो दोनों तरफ को हम ये करते हुए उन लोगों को चिट्ठी लिख करके कम से कम बंद तो करवाए थे तोड़ना। फिर उसके बाद भी ये लोग डटे रहे, टेंडर निकलते गया। और मुश्किल मेरे लिए ये था कि मेरे हस्बैंड डीवीसी में ही थे, तो नहीं होता है पानी में रह करके मगर से बैर बैर नहीं करना चाहिए। तो बिना बैर किए जितना हो सके हम किए। और उसके बाद प्रधानमंत्री दफ्तर में उस समय मनमोहन सिंह जी थे, तो उनको हमने चिट्ठी दिया था, जो कि मुझे तुरंत जवाब मिला था वहां से और तुरंत एक्शन भी हुआ था और स्टे ऑर्डर हुआ था उसका। अब स्टे ऑर्डर होने के बावजूद एक दिन अब हमारे बच्चे थे जो सीखते थे हमसे, एक दिन वो लोग जिद पकड़ा के मैम चलिए हम देखेंगे कैसा कैसा क्या है। उन लोगों को लेकर के मैं जब गई तब मैं देखती हूँ कि उधर ऊपर में हॉलो ब्रिक्स था, हॉलो ब्रिक्स का ही पूरा स्ट्रक्चर था, उसमें खोला गया है 2 हॉलो ब्रिक्स। तो तुरंत हम जो है उस स्टे ऑर्डर का कॉपी दे करके राष्ट्रपति जी को, उस समय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी, उनको हमने चिट्ठी लिखा। और विदिन मुझे लगता है कि चिट्ठी पहुंचा विदिन 7 डेज जो है इस पर अमल किया गया और काफी अच्छा से काम हुआ, ताकि वो कम से कम अभी जो है वो लोग सोच भी नहीं सकते कि उसको मैं तोड़ूं। तो यहाँ तक काम। और उस समय ये भी खास मैं बता दूं, किसी का सहायता मुझे नहीं मिला था। ये बोलने में मुझे कोई झिझक नहीं है। एक उमेश विश्वकर्मा जो थे हमारे वहाँ, तो वो मतलब काफी अच्छा, उनका भी ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छा था, इसी सिलसिले में बातचीत होता था। तो वो काफी सहायक रहे उस समय मेरे साथ, दौड़ धूप वो भी करते थे। मेरे हस्बैंड पूरा सहयोग किए और बस। और बाकी आर्टिस्ट लोगों को जैसे ही मैं बोलती थी तो वो लोग हंसी में उड़ा देता था। आज जब वो डिक्लेयर्ड हो गया तब देखिएगा नाम छपते समय ना मेरा नाम सबसे लास्ट में छपता है। अच्छा। तो यही होता है, से लेने का होड़ हुआ हमारी आदत है, हमारे देश का आदत है, क्या करूं मैं। अच्छा। और रिगार्डिंग ऑल दिस, और एक चीज मैं लेकिन यहाँ पर एक बात और समझ में आया हमको कि मनमोहन सिंह खैर इस आर्ट एंड कल्चर में मैंने बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़े। देखिए विश्व भारती शांति निकेतन का एक ट्रेंड है कि जो प्रधानमंत्री रहते हैं वो हमारे आचार्य रहते हैं। अच्छा। तो उस चीज को उल्लेख करके मैं लिखी थी कि उस समय का आचार्य थे जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने खास करके वहां से मंगवाए थे वो आपके, उन्होंने मंगवाया था इनको सुरेंद्रनाथ कौर को कि आप बनाओ इसको। और उनका देखिए शिल्पोद्योग बन चुका था, करीब 7-8 महीने पहले वो लोकार्पण के लिए तैयार था, लेकिन सुरेंद्रनाथ कौर का वो आर्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। इसके चलते वो रुके हुए थे कि वो ऊपर में फ्लैग रेस्टिंग होगा और नीचे वो म्यूरल रहेगा, वहां खड़े रहेंगे तो तस्वीर रहेगा। लेकिन हमारे देश में शिक्षित लोग इतने ज्यादा हैं, जवाहरलाल नेहरू का घुटने तक का तस्वीर है, उसका फोटो नहीं। अच्छा, समझे। वो उनका वही आइडिया था कि वो पूरा रहेगा और उसके ऊपर वहां फ्लैग होस्टिंग वो करेंगे, वो पूरा तस्वीर आएगा, ये उनका दिली इच्छा ये था। इसीलिए वो रुके हुए थे कि आर्टवर्क को कंप्लीट होने दो। लेकिन फोटोग्राफर लोग मटेरियल पूरा लिया, जवाहरलाल नेहरू के घुटने तक फोटो है। अच्छा। उसका फोटो अलग है। तो यही कहानी है। और रिगार्डिंग एक चीज मैं मेरा छूट गया असल में बोलते बोलते, ये जो प्रेस वगैरह जो भी है, ये मेरा फुल स्टूडियो, मेरे ससुर जी, मेरा बेटा पैदा हुआ तो मुझे एक प्रेस गिफ्ट किए थे। ये ऐसा परिवार बहुत कम मिलेगा। ये जब मेरा बेटा होने वाला था उस समय का गिफ्ट ये प्रेस है। उस रूम में एक प्रेस है, वो भी हम लोग ले लेंगे बाद में। वो मेरे ससुर जी बेटा पैदा होने के बाद हमको गिफ्ट किए थे। अच्छा। तो फिर उसके बाद एक प्रेस और आया जो कि बोकारो में मेरे साथ बहुत दिन रहा। बोकारो में वहां रहती थी मैं, प्रेस और पत्थर लेके गई थी। अच्छा। तो लोग लेके जाते हैं ना ब्रश, हम लेके प्रेस जाते हैं। तो ये मेरा कहानी है। जैसे अच्छा। इसी तरह हम ग्राफिक्स को लेकर के चल रहे हैं। मतलब जब मेरा शिफ्टिंग हो रहा था तो जो लोग ट्रक लोड कर रहे थे वो लोग हमको पूछे ये पत्थर और ये लोहा किसका है। हम बोले मेरा है। तो बोले आप क्या है? हम बोले भाई आर्टिस्ट है। बोले विश्वास नहीं हो रहा, आर्टिस्ट के पास ये सब लोहा है। ये पत्थर और लोहा। अच्छा, अभी सामने जो दिखाई पड़ रहा है
सामने आइए यहाँ पर जरा। हाँ, ओ अच्छा अच्छा ये जो आर्ट है, जी। इस आर्ट का थीम क्या है? अच्छा, ये तो एक पेंटिंग है, बेसिकली ऑयल पेंटिंग। हाँ ठीक है। तो इसमें एक दिल के अंदर पनपता हुआ इच्छा, जो हमारे अंदर, जो भी हर इंसान के अंदर होता है, हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। तो वो ना इसी तरह जैसे एक अंकुरित होता है बीज, तो वो जैसे अंकुरित हुआ तो दो पत्ते ऐसे खिलते हैं, तो उसी तरह देखिए इसका मूवमेंट ऐसा है, और अंदर का जो सोच है वो परी बन के उड़ते रहता है। असल में हम लोग जितना सोचते हैं शायद उतना जिंदगी में हो पाना हर समय मुमकिन नहीं होता। तो परी एक ऐसा चीज है जो कल्पना है हमारी, और ये अंकुरित, ये जो एक इसको वृक्ष ही मानते हैं जिसका दो ही पत्ता अभी खुला है। हाँ, तो वो इच्छा जो है अंकुरित हो ही रहा है और उड़ने भी लगा है। हाँ, हमें पता भी नहीं है वृक्ष बनेगा या इसी हालत में ये मुरझा जाएगा, हमें पता नहीं। मगर ये आज इसका मैंने माइंड इन फेयरी फ्लाइट को लेकर के मैं काम कर रही थी उस समय, कि मन के अंदर, जैसे यहाँ देखिए एक लड़की पानी के अंदर डूबी हुई है, ये है हमारा समाज। हाँ, ये समाज और ये सब जो सर्कमस्टेंसेस है उसके अंदर डूबी हुई है, फिर भी वो मन के अंदर का इच्छा को नाव बना करके छोड़ रही है एक एक करके, और उसका माइंड जो है वो दैट इज इन फेयरी फ्लाइट, वो परी बन के उड़ रही है। ये चीज लेकर के काम मतलब डूब रही है, लेकिन उसका इच्छा जो है जी, मैंने अपने इच्छा को और बढ़ाते जा रही है। ओ हाँ, उसके अंदर असल में इंसान तो इच्छाओं में ही जीवित रहता है ना। इंसान के अंदर जो इच्छा है जीने का, बस उसी से। यहाँ जैसे एक और है, ये ग्राफिक्स एंड प्रिंट मेकिंग के इसमें ही आता है, जैसे ये लिथोग्राफी और इंटेग्लियो जो मैं कह रही थी, उसी का मिश्रण है एक। हाँ, मिक्स मीडिया पेंटिंग है ये। अच्छा। तो इसमें है लिथोग्राफी, इंटेग्लियो और कोलोग्राफ करके एक मीडियम और है, उसको मिक्स करके मैंने किया था। तो इसमें है रियलिटी स्टिल एग्जिस्ट्स। अच्छा। तो इसमें देखिए वृक्ष जो है ये वास्तव है। हाँ। और मेरे कल्पना में सबसे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट वास्तव ही होता है। हाँ, लोग बोलते हैं ये तो रंगीन होता है, असल में इसका रंग क्या है ये मुझे तब पता चलेगा जब ये अतीत बनेगा। बिल्कुल। क्योंकि अभी जो है बहुत रंगीन लग रहा है। हाँ। वो ना हो वही सबसे, लेकिन अंत में जो है ब्लैक एंड व्हाइट ही रहेगा। हाँ, और हो सकता है कि आज उतना नहीं लग रहा है, उसमें कलर हो सकता है। वो मुझे कब पता चलेगा, जब मैं आगे बढ़ जाऊंगी तब पता चलेगा वही मेरा सबसे रंगीन समय था। बिल्कुल। तो इसीलिए उसको लेकर के काम की थी। और यहाँ जो दिख रहा है सामने, ये जो है इसमें इवैल्यूएटिंग टाइम, समय को हम नहीं पकड़ सकते। समय को लोग विचार करते हैं, नापते हैं, तोलते हैं समय को। यहाँ देखिए समय को एक मछली के तरह हमने बनाया, उसको काट करके कोई तौल रहा है, कोई कलेक्ट कर रहा है, इसको जाल में पकड़ने का कोशिश कर रहा है, लेकिन समय जो है वो नहीं पकड़ा जा सकता है, वो चला ही जाएगा। समय हमेशा चलते रहेगा। उसको तो पकड़ना करने का कोशिश बेकार है, मगर हम लोग वही कर ही रहे हैं। आइए आइए आपके दूसरे स्टूडियो में चलते हैं। हाँ आइए। इधर भी मेरा ये जो प्रेस है, मैं कह रही थी ना कि वो मेरा ससुर जी गिफ्ट किए थे, ये प्रेस है, एकदम एथेनिक लिथो प्रेस है। उसमें मैंने कुछ एडिशन ऑल्टरेशन किया हुआ है, क्योंकि वो जिस हालत में मुझे मिला था वो उस समय काम नहीं कर रहा था, और ये भी उसी स्थिति में था, मगर इसको मैंने एकदम एथेनिक लिथो प्रेस, जैसे यहाँ देखिएगा मैंने एक वुड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें लेदर से इसका बेल्ट बना हुआ रहता है, इसी के अंदर से ये जाता आता है। सेम प्रोसेस है, वही जैसे इधर ऐसा करके और फिर आप इस बेड को मूव कर सकते हैं। अच्छी, एकदम बहुत सिंपल सा इसका फंक्शन है, मगर यही है कि काफी बड़ा काम करता है। ये आपको जो अवार्ड मिले हैं कुछ उनके बारे में बताइए। अब इनके बारे में क्या बताना, इसका तो काफ़ी सारा इसमें है। ये मेरा सच पूछिए कि कुछ माइलस्टोन्स हैं मेरे, वो नहीं होता है मंजिल तक मैं जा रही हूँ तो कुछ कुछ माइलस्टोन्स बन रहे हैं, इस तरह के है। मेरा और एक क्षेत्र है, मैं कविता लिखती हूँ, उस पर भी कुछ कुछ अवार्ड्स वगैरह है। तो यही सब। आपकी जो प्रसिद्ध कविता है कुछ उसके बारे में। बांग्ला में है मेरा कविता। तो उससे क्या हुआ? ठीक है।
मैं ये करती हूँ मेरा यहीं पर। यहाँ देखिए ना, मेरा पूजा स्थल है ये, तो यहाँ मेरा एक किताब हम रखे हुए रहते हैं। पहला किताब भगवान को ये किए थे। इसमें ना कविता का ये है कि जैसे मेरा पेंटिंग्स है ना, ये कविता उसका इलस्ट्रेशन है। अच्छा, हम ना सोचते कविता में ही हैं। ठीक है, जो पेंटिंग मेरा बनता है उसका सोच को हम कविता में लिखते हैं। तो जैसे ये वाला तस्वीर को ये कर लीजिए, तो इसका कविता मैं सुनाती हूँ। ये भी है, समय को लेकर के मैंने बनाया था। ये मेरा समय है और ये इधर जा रहा है, मैं उधर जाने का कोशिश कर रही हूँ, उल्टा, जो कि कभी संभव नहीं। अच्छा, हाँ, तो इसका वही है कि तो जैसे स्ट्रगल है ना, तो वो स्ट्रगल आपका एंड तक चलेगा। এটা सेलिंग अक्रॉस इसका नाम हमने दिया था। हाँ। तो इसके ऊपर कविता है, आकाश थाक बुकेर काछे सुदूर चलुक साथे स्मृति कथक एक्षुनिर अदेखा थाकुक हाथे चलते थाकी मनेर आगे पिछिए पड़ुक से मन भेजाई रुक्ष धुलोय हृदय বিলাসে মনের মাঝে শুধুই ঢেউ আছড়ে পড়ে পাছে উথাল করা আবেগকে তাই গুটোই নিজের কাছে নাবিক আমি খোলাম কুচির এই থাকি এই যাই সময় সমুদ্রের বুকে ছোট্ট পানসি বাই। जैसे समय समंदर जो है उसके अंदर एक छोटा सा नाव लेकर के मैं तैर रही हूँ, और विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। कोशिश हमारा हमेशा यही न रह जाता है कि मैं रह जाऊं। हाँ, बिल्कुल, कभी संभव नहीं, मगर रह जाता है आदमी अपने कर्म से। बिल्कुल, सिर्फ यादों में। हाँ, यादों में और ये सब में रह जाता है। चलिए, और एक तीसरा प्रेस मेरा है इधर, और एक आइए। चलिए, ये सब काम है, बच्चों का भी काम है। ये मेरा सिल्क स्क्रीन का एक काम है। ये सिल्क स्क्रीन का ये जो काम है ना, ये भी है कि जैसे रियलिटी, एस्केपिंग फ्रॉम सराउंडिंग। हाँ मैम, इसका थीम जो है, हाँ, जरा समझाइए। सबसे पहले ये एक सेरिग्राफी है। हाँ, तो इसमें थीम वही, मैंने इसका नाम दिए थे एस्केपिंग फ्रॉम सराउंडिंग्स। जैसे मुखौटे वाले लोगों के भीड़ में एक एंटिटी आप खुद हो, यहाँ मैंने अपने बारे में बताया, वहाँ से उड़ करके बाहर आसमान तक जाने से रहता है, क्योंकि आपके आसपास में जो भी हैं, कोई भी अपना ओरिजिनल फेस के साथ आपके सामने कहाँ है, सब मुखौटे में ही है। तो यही थीम था इसका। अच्छा। और ये मेरे स्टूडेंट्स का काम है। जैसे वर्कशॉप हुआ था, मेरा बेटा भी उसमें शामिल था, अभी भी काम चल रहा है। और ये जैसे एक फेयरी टेल के ऊपर काम करती है, एक लड़की आई थी विजया शाह करके, वो करती है। और ये जैसे वो एक बुलबुली पाखी हम लोग बोलते हैं, तो उसको लेकर के काम किया। बादलों के बीच वो बैठा हुआ है, और उस समय का उसका मन का सोच लेकर के इसमें भी कलर और पड़ेगा। जैसे ये एक और है बंदा, ये मेरा स्टूडेंट है, मैंने 48 साल उसका उम्र है। बेसिकली वो जब मैंने 46 साल का था तब आया मेरे पास लिथो सीखने। तो हम बोले चलो यार, दे रहा है दुरुस्त है, आए तो क्योंकि लिथोग्राफ से मेरा ये जो है, देखिए इसमें और कलर ये पड़ रहा है। ये जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में है, उसमें और एक कलर आया, और भी कलर आएगा। ये आदिवासी एक लड़की को लेकर के काम कर रहा है, द ब्लैक लेडी, शायद इसका नाम करण बोल रहा था कि ऐसा करना है। और ये रहा मेरा तीसरा प्रेस। ये एक ऐसा प्रेस है, ये एक लौता प्रेस है जो मेरे साथ झारखंड घूम के आया। ये एक लौता प्रेस है जो झारखंड घूम के आया? जी बिल्कुल, ये मेरे साथ झारखंड में रहा काफ़ी साल, मतलब करीब 12-13 साल शायद ये मेरे पास रहा झारखंड में। और काफ़ी स्टोन्स भी, इस तरह का स्टोन, कुछ पत्थर सब गया था मेरे साथ। तो वहाँ पर भी हम काम किए। और वहाँ ये फार्निवल एंड कॉन्ग्रेडिशन लंदन का है। ये सब प्रेस जानते हैं, जिस समय इंडिया में आया लंदन से, ये सब जहाज से आया। अच्छा, जहाज से सब ये पत्थर सब। तो अभी तो इस तरह का जो प्रोडक्शन अभी होने लगा है, उसमें ये कास्ट मेटल का इस तरह नहीं मिलेगा। ये जैसे कास्ट आयरन का टोटल है, ये स्ट्रक्चर में एक अलग देखिएगा एलिटनेस है इसका, जो डिजाइन वगैरह है, सब कुछ बहुत एलिट है। तो हाँ, ये लंदन का मशीन है। ये तो बोले फार्निवल एंड कॉन्ग्रेडिशन लंदन। ये बेसिकली 1963-62 में इसका कमर्शियल फील्ड में ये सब ऑब्सोलेट हो गया था। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने फाइन आर्ट फील्ड में आया,
और 96 ऑनवर्ड्स हम लोग ढूंढना शुरू किए, फिर उसके बाद 97 से मेरे पास आने लगा। वो मेरा पहला प्रेस जो पहले हम लोग खड़े थे वहाँ, सबसे पहले वो आया। फिर ये दोनों काफ़ी मैंने नज़दीकी समय में दोनों आया घर में मेरा। और ये मेरा एक छोटा सा एचिंग प्रेस है, इसमें फिलहाल थोड़ा सा काम मैं कम कर रही हूँ क्योंकि बड़ा काम कर रही हूँ, इसलिए छोटा काम का मशीन है ये एचिंग का प्रेस है जो मैं इंटाग्लियो नहीं बोल रही हूँ। तो उसका भी फंक्शन सेम, जैसे इसमें कोई गियर वियर का उतना झंझट नहीं है। मेरे हस्बैंड पहले बोलते थे कि गन्ना रस बनाने वाला मशीन है ये, तो सही में उसी तरह का ही इसका फंक्शन है। अच्छा। तो ये भी एक है, ये मैंने मेरा एक ही इसका ये है सब प्रेस मेरा, तो हस्बैंड ने खरीद के दिया। ये मेरा अपना पेंटिंग बिका तब हम इसको लिए थे। चलिए अच्छी बात। ये बात मेरा थोड़ा सा अपना बच्चा है। अच्छा यही बस। अच्छा, ये जो पेंटिंग है कुछ इसका अर्थ समझाइए। इसमें इसका नाम है थ्रस्ट, एक तृष्णा, एक बुढ़ापा, एक समय जब घर से निकलना भी ये हो जाता है। जिंदगी जो आप माने वो बीत चुका, सामने छोटा सा रास्ता बाकी है, उस समय भी देखिएगा इंसान के अंदर जो नहीं हुआ उसका अफसोस, और जितना समय बाकी है उसको बटोरने का एक चाहत रहता है। बस उसी को लेके मैं काम कर रही थी। ये मेरा काफ़ी पुराना काम है, 1993 का काम है ये। 93 का स्टूडेंट का काम है ये मेरा। अच्छा। तो वो थ्रस्ट के बारे में यहाँ पर काम कर रही थी। चलिए अच्छी बात है। जैसे ये ब्लैक दिख रहा है ना खिड़की से, माने एक समय है जहाँ घटनाओं से घिरे आप, कौन घटना घट सकता था वो जिंदगी में घट चुका, वो सब घट चुका है। अब आगे के बारे में हम सोचने का कोशिश है बस। चलिए ठीक है, आइए आगे आप देखते हैं। हाँ, ये जो है, हाँ, इसका नाम है डायलेमा ओवर एग्जिस्टेंस। यहाँ एक देखिएगा, एक स्पेस मैंने बनाया एक मुखौटे का आकार का। ये मुखौटा भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मुखौटा है, मगर एक मुखौटे का आकार है जो कि टूट चुका। असल में ये मुखौटा जो है ये मर चुका। अच्छा। असल में आदमी मरता कहाँ है, मुखौटा मर जाता है। हम लोग जैसे नहीं बोलते हैं आत्मा अविनश्वर है, तो हम कहीं जिंदगी में जब हम चल रहे हैं, जिंदगी का रास्ता तय कर रहे हैं, तो मुझे लगता है असल में आत्मा तो अविनश्वर है, लेकिन ये जो छूट के बार करने वाले लोग, ये लोग कभी नहीं मरते ना। वो लोग शरीर से भी, मुखौटे से भी, आत्मा से भी उसी तरह जिंदा रह जाते हैं। वो लोग बैटन चेंज करते रहते हैं। हम जा रहे हैं बाबू, तुम संभालना शैतानी का बैटन, इसी तरह। तो ये मुखौटा जो है ये कट फट चुका, और ये लोग जो तोल रहे हैं, जो लोग देखिए फूल वूल लेके आए हैं इसको सम्मान वगैरह देने, वो लोग भी मतलब अपना अस्तित्व और इसका अस्तित्व दोनों में मैच कर रहे हैं। हाँ, मैच करने का कोशिश कर रहे हैं। वो एक डायलेमा है उन लोगों के अंदर। समझ में आ रहा है। आजकल का स्थिति यही है कि जो लोग पता है कि गलत कर रहे हैं, गलत किए हैं, लेकिन फिर भी हम उनका समर्थन करेंगे इसलिए कि उसके सुविधावाद कहिए, उसको अपना स्वार्थ कहिए, सीधा सा बात है कि ये स्वार्थ की बात है, सिर्फ मैंने स्वार्थ भावना से प्रेरित, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। समझ रहे हैं सब गलत हो रहा है, फिर भी उस मुखौटे का समर्थन वो करेंगे ही। बिल्कुल। तो उसी को लेकर के, मतलब ये सब अनुभव है, उसी को लेकर के मैं काम करती हूँ। मेरा ये जो सोच जो है इंडिजिनस एकदम, जो मेरे जहन में आता है, मेरा सोच में प्रभाव का कोई जगह नहीं। क्योंकि क्या होता है, जिंदगी मेरी है, मैं झेल रही हूँ इसे, तो कैसे झेल रही हूँ उसका अनुभव को लेकर मैं बनाती हूँ। कभी कभी होता है देखिएगा कि किन्हीं का प्रभाव, जैसे एक मेरे कौन है, जैसे बात हो रहा था, तो जैसे सोमनाथ रोड को हमने देखा है, उनको हमने काम करते हुए देखा है। माने नंदन मेला के टाइम, जैसे हम लोग का वो स्टूडेंट सेट फंड वाला जो मेला होता था, उस समय हर डिपार्टमेंट में जाकर के हम लोग काम सीखते थे शांति निकेतन में। तो जब हम डिपार्टमेंट में रहे तो उस समय सोमनाथ रोड आते थे काम करने, उनका सिर्फ वो आकर के खाली काम करके जाते थे। तो उनका स्टोन ग्राइंड करना, प्रोसेस करना, प्रिंटिंग करना हम ही लोग सब स्टूडेंट लोग करते थे। तो उनको पसंद था। एक बार स्टोन हमने ग्राइंड करके दिया था तो काफ़ी पसंद आया था उनको, और काफ़ी हमको ये किए। तो ये सब होता है इनकरेजमेंट ना, जब वो बोले कि हाँ ग्रेन अच्छा हुआ, ये उनके मुंह से सुनना
अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। थे उस समय। जब आपके कार्य की कोई सराहना करे तो उस समय कैसा फील होता है? बहुत। और वो भी सोमनाथ और जैसे लेजेंडरी कोई व्यक्तित्व वो आपको बोले कि सही हुआ है, तो वो एक अलग था। तो शायद वो छोटा छोटा चीज जो है मुझे इतना दिन जो लेके आ गया कि चलो हाँ चलो लिथो में तुम तैर सकते हो, शायद वो एक आशीर्वाद रहा उनका। तो वो मेरे मतलब क्या बोले कि एक नहीं होता है आराध्य गुरु ग्राफिक्स के, तो एक उनका जैसे उनका कुछ काम वो छोड़ करके गए हैं, जैसे वो उस पर काम और ज्यादा नहीं किए। अच्छा। उम्र के चलते हो, कोई उनका सर्कमस्टेंसेस रहा हो, तो मैं ना वो सबको जो है और आगे बढ़ाने का कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि लिथोग्राफ में लोग स्टेनासाई करके छोड़ चुके हैं बहुत सारे लोग, मगर इस पर काम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इसमें पॉसिबिलिटीज बहुत है। और केमिकल का यूज करके दनादन काम कर देना बहुत आसान है। मैं अभी बिना एसिड का, बिना कोई केमिकल का इसको लेके चल रही हूँ कि इसको बिना केमिकल का हम किस तरह कर सकेंगे। और एक रिवर्स टेक्निक है इसमें, तो उसका रिवर्स सोमनाथ ने किया था। तो रिवर्स वो बोले थे कि गंदा हो जाता है, तो उसको वो आगे नहीं बढ़ाए थे। तो रिवर्स को लेकर के मैं काम कर रही हूँ, काफी काम कर चुकी हूँ, और इस पर थोड़ा एक रिसर्च पेपर बना रही हूँ कि इसको किस तरह किया जा रहा है, और मैंने इसको आगे बढ़ाया, तो इस तरह काम कर रही हूँ। चलिए, आपका ये सब मिलाकर यही रहा। आप अभी तक 3 प्रिंटिंग प्रेस बनाइए, आपका पूरा स्टूडियो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।